डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विराट है और मैं ओडिशा के पुरी शहर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक राइटर हूँ और मैं ऐसी कहानियाँ लिखता हूँ जिसमें कोई ना कोई राज छिपा होता है। मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करने लगा था जो एक जादूगरनी थी और एक ऐसी दुनिया में रहती थी जिसे उसने बनाया था। लेकिन जब वो भी मुझसे प्यार करने लगी तब मैंने एक गलती कर दी। एक पिशाच जादूगर को उसकी दुनिया का रास्ता दिखा दिया और वो उसे पाना चाहता था क्योंकि उसमें एक शक्ति थी जिससे वो खुद उसे हमेशा के लिए अपना लेता। लेकिन मैंने उस पिशाच जादूगर को ऐसी जगह कैद कर दिया जहां से वो निकल नहीं सकता था। उसने अपने हिस्से किए थे, अलग अलग जगह पर अपने हिस्सों के साथ, अपने प्रतिरूप के साथ वो उस लड़की के साथ रहता। लेकिन मैंने उसे अलग से कैद कर दिया। लेकिन मेरी प्रेमिका बच नहीं पाई। उसके वो हिस्से हो गए और वो मेरी उस किताब की कहानियों के कारण कई ऐसी कहानियों का हिस्सा बन गई जहां मुझे राज सुलझाकर वो हिस्सों को लाना है जिससे मैं सारे हिस्से इकट्ठे करके उसे दोबारा जिंदा कर पाऊंगा। पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी और मुझे वो राज सुलझाने होंगे। तो मैंने जैसे ही उस किताब के एक पन्ने को छुआ, मैं एक ऐसे जंगल में आ गया जहाँ से मुझे राज सुलझाना है, वो हिस्सा लेना है। और जैसे ही राज सुलझेगा, वो हिस्सा मेरे साथ होगा, मैं अपनी दुनिया में पहुँच जाऊँगा और मुझे मेरी प्रेमिका का एक भाग मिलेगा। धीरे धीरे उसे दोबारा जिंदा करने के लिए मैं जी जान से लग जाऊंगा। इस बार मैं उस जंगल में पहुंच गया था। हैरान था, परेशान था, कैसी जगह है और यहाँ कैसा राज है जिसे सुलझाने के बाद मुझे वो हिस्सा मिलेगा। मैं जंगल में चलना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था ये कोई साधारण सा जंगल है। काफ़ी ज़्यादा धुंध घिरी हुई थी और पेड़ों को हाथ लगाते लगाते मैं ये देख पा रहा था, कहीं यहाँ कोई शैतानी शक्ति तो नहीं, कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं। और कैसा राज है जो इस जंगल से जुड़ा है, मुझे पता लगाना तो था। लेकिन मैं किससे बात करता, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ घंटे चलने के बाद मैं बुरी तरह से थक चुका था। चलते चलते मेरी टांगें दर्द करने लगी थी और मैं ये तक नहीं जानता था कि मैं चलकर कहाँ पहुँचूँगा, किससे मिलूँगा, मैं जिंदा बचूँगा या नहीं बचूँगा। मेरे पास कई सवाल थे। शायद धीरे धीरे समय मुझे उसके जवाब देने वाला था। एक बार के लिए मेरी हिम्मत जवाब देने वाली थी, लेकिन अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ को सुनते ही मुझे लगा कोई इंसान है, मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए। मैं भागा उस तरफ। भले ही मेरी टांगों में जान नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी प्रेमिका का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखने के बाद मैं बस उसे बचाने की कोशिश करना चाहता था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ये पुराना सा गांव लग रहा था। लकड़ी के घास फूस से बने वो घर, ऐसे घर मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। सिर्फ पेंटिंग्स में देखा था कि पुराने ज़माने में ऐसे घर हुआ करते थे और वहाँ ज़्यादातर लोग, उन्होंने खादी के कपड़े पहन रखे थे। वो घबराए घबराए से फिर रहे थे। लेकिन उस गाँव के चारों तरफ जैसे बड़े बड़े फट्टे लगाए गए थे, उन पर जानवरों की खोपड़ियाँ टांगी गई थी, लाल रंग के कपड़े टांगे गए थे और देखने में ऐसा लग रहा था कोई भयानक गांव हो। मैं सोच रहा था, क्या मुझे इस गांव में जाना चाहिए? क्या ये सुरक्षित होगा या नहीं होगा? लेकिन एक आदमी जो पेड़ के पास बैठा, वो फट्टे के लाल कपड़े को साफ करने की कोशिश कर रहा। मैं धीरे धीरे चलता उसके करीब गया। मुझे देखते ही वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था और डर कर चीखने लगा था। जैसे जैसे वो चीखने लगा, वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। लेकिन वो लोगों की भीड़
वो लकड़ी के फट्टों के बाहर नहीं आ रही थी, जैसे वो अपने गांव से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, जैसे अंदर वाला वो इलाका सुरक्षित हो और मैं एक असुरक्षित जगह पर खड़ा हूं, या वो मुझे ही सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे थे। वो भीड़ वहां जमा हो गई थी, उनके हाथ में जानवरों की हड्डियां थी और मैंने ध्यान दिया, वहां लाल कपड़ों वाली औरतें आगे की तरफ आ गई, जैसे उन्होंने दीवार बना ली हो। खोपड़ी के बीच वो जैसे हल्दी डालकर मेरी तरफ फेंक रही। मैंने कुछ कदम पीछे हटा लिए। मैं भी आंखों में हल्दी डलवाना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार हल्दी मेरी तरफ वो फेंकती गई तो मेरे कपड़ों पर थोड़ी सी हल्दी लग गई थी। ये देखने के बाद सभी बहुत ज्यादा चौंक गए। डर कर वो कुछ अजीब अजीब से मंत्र बोलने लगे थे। मैं नहीं जानता ये कौन सी भाषा थी, ना ये संस्कृत थी और ना ही ये उर्दू जैसी लग रही। अजीब से शब्द बोल रहे थे, अजीब सी भाषा की, लेकिन बोलने का तरीका ऐसे था जैसे वो कोई खास मंत्रों को बोल रहे हों, मुझे डराने के लिए। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो हक्के बक्के से हो गए और उसके बाद उन्होंने पीछे से तलवारें निकाल ली। उन तलवारों को देखते ही मैं थोड़ा सा डर गया और मैं कहने लगा, देखिए देखिए, मुझ पर हमला करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मुझे बस आपकी मदद चाहिए। मेरे मुंह से ये शब्द सुनने के बाद सभी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। वो पीछे वाले कुछ मर्द कह रहे थे, छोड़कर मारो, इस तलवार को छोड़कर मारो, इसके सीने के आर पार कर दो, इसकी गर्दन के आर पार कर दो, हमें कुर्बानी दे ही होगी, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी, आगे जाकर इसकी गर्दन काट दो, शायद वो मारा जाएगा लेकिन इससे हम बच जाएंगे। यह शब्द सुनते ही मैं घबरा गया और कह रहा था, देखो देखो, मुझ पर हमला मत करना। आगे खड़ी उन औरतों ने कहा, नहीं, ये कोई ऐसी अजीब सी शक्ति, कोई भूत प्रेत नहीं है, हल्दी का असर इस पर हो जाना चाहिए था, ये अपने असली रूप में आ जाता। देखने में ये इंसान ही लग रहा है, लेकिन इसके कपड़े कितने अजीब हैं। वो औरतें अच्छी थीं, उन सब मर्दों को शांत करवाने में लग गई थी। सब थोड़े शांत हुए, तलवारें उन्होंने नीचे की तरफ की और फिर एक बूढ़े आदमी ने मुझसे सवाल किया, यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, हम में से कोई तुम्हें नहीं पहचानता। क्या कोई है जिसे ये जानता हो? किसी ने हाथ नहीं उठाया और उसके बाद वो औरतें भी कह रही थी, चले जाओ यहाँ से, देखो यहाँ आने की कोशिश मत करना, अगर तुम अंदर आए उसके बाद मैं इन्हें रोक नहीं पाऊंगी, तुम्हें इस गांव से दूर चले जाना चाहिए। मैं अब उन्हें क्या कहता, उनके सिवा मेरी आंखों में कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही थी, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मैंने उनसे कहा, देखिए मैं अंदर आना नहीं चाहता, मुझे बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। क्या कोई ऐसा राज है जो इस जंगल से जुड़ा हो? मुझे नहीं पता मैं कहां से आया, लेकिन जैसे किसी अजीब सी शक्ति के कारण मैं इस जंगल में भटक आया हूं। बस आपसे छोटी सी मदद चाहिए, मैं अंदर आने की कोशिश नहीं करूंगा, मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आप मुझसे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं? तब उस औरत ने जवाब दिया, हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि यहाँ जिंदा इंसान नजर नहीं आते, यहाँ सिर्फ प्रेत नजर आते हैं जो हमारे गांव में घुसने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तंत्र मंत्र से गांव को बांध रखा है हमने। जो इस गांव से बाहर जाता है वो सुरक्षित इलाके से निकलकर असुरक्षित इलाके में पहुंच जाता है और मौत नजदीक होती है। तुम अगर जिंदा हो तो बचने का तरीका ढूंढो, हम अपने गांव में जगह नहीं देंगे, लेकिन बाहर भटकना मौत के समान होगा। अंधेरा होने वाला है, अंधेरे से पहले पहले बचने का कोई तरीका ढूंढ लो, वरना तुम मारे जाओगे। जंगल में रात बिताने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। मैंने उनसे पूछा, जिंदा नहीं बचता, लेकिन उसका कारण क्या होता है? उन्होंने कहा, इस जंगल को शाप दिया गया है, यहाँ भूत प्रेतों का बसेरा रहता है और वो यहाँ किसी कारण से जमा रहते हैं रात के वक्त। अगर वो किसी को पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसके साथ क्या होता है कोई नहीं जानता। जो जंगल में रात को रहा कभी वापस नहीं आया। ये एक ऐसा गहरा राज है जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता। राज शब्द सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मुझे पता चल गया मुझे क्या करना होगा।
लेकिन मुझे उनकी मदद चाहिए थी। ना मैं भूत प्रेतों से लड़ने का कोई तरीका जानता था और ना ही मुझे ये पता था कि यहाँ क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। मैं उनको कह रहा, मुझे बस आपसे कुछ देर बात करनी है। क्या आप मुझे एक एक करके वो बातें बताएंगे उस राज से जुड़ी हुई। मैंने ये शब्द कहे थे और वो औरतें मुझसे बातें करना चाहती थी। मैं आगे नहीं बढ़ने वाला था। वो गांव से बाहर नहीं निकलने वाले थे, लेकिन सुरक्षित जगह पर खड़े होकर बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए हम बातें तो कर सकते थे ना। अचानक मेरे पीठ के पीछे से आवाजें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुर्रा रहा हो। वो जंगल में अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन पीछे वाले घने पेड़ों के पास जैसे धीरे धीरे धुआं सा घिरने लगा था, जैसे आसपास कहीं आग लगी हो। वो धुआं जमीन के करीब ही था और उस धुएं के बीच कुछ देखा नहीं जा रहा था। वहीं से आवाज आ रही, एक आदमी जैसे गुर्रा रहा हो। उसे देखकर मैं डर सा गया था। वो आदमी जब धुएं से बाहर निकला, उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी तरफ बढ़ा आ रहा और गांव में हलचल मच गई थी। वो जो औरतें थी वो एक साथ खड़ी हो गई, हाथ में हल्दी को लिए, लेकिन मैं घबराया हुआ वो गांव के अंदर आना चाहता था। वो लोगों ने मेरी तरफ तलवार कर दी। अगर मैंने कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो वो मुझे तलवार से काट डालेंगे। मैं अब गांव में नहीं जा सकता था, लेकिन वो बिना आंखों वाला अजीब सा आदमी जिंदा था या मुर्दा था मैं नहीं जानता, मेरी तरफ बढ़ा आ रहा। उससे बचने के लिए मैंने गांव की एक तरफ भागना शुरू कर दिया और वो मेरे पीछे पीछे उसने भी भागना शुरू कर दिया। गांव वाले भी वो गांव के अंदर वाली सरहद से ही भागकर मेरे करीब आ रहे। उन्हें डर था मैं कहीं फांद कर अंदर न पहुंच जाऊं। बार बार धमकी दे रहे, चले जाओ वरना वो तुम्हें पकड़ लेगा, अंदर आओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें यहां से दूर जाना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जानता था उससे मुकाबला करूं तो कैसे करूं, और बिना आंखों वाला कोई इंसान आपका पीछा कैसे कर सकता है। उसे कैसे पता मैं किस तरफ भाग रहा हूं। उस आदमी के भागने की रफ्तार मेरी रफ्तार से काफी ज्यादा तेज थी, तो मुझे लगा ज्यादा देर उससे बच नहीं पाऊंगा। मैं तो थक रहा था, वो थक नहीं रहा था। तब मुझे लगा मुकाबला करना होगा, मुझे उसका मुकाबला करना होगा। इससे मैं गांव वालों की नजरों में ऊंचा हो जाऊंगा। शायद इस तरह वो मुझ पर भरोसा करने लगे। मैंने वो बिना आंखों वाले आदमी से लड़ने की ठान ली। मैं रुक गया। वो मेरे बिल्कुल करीब था। मैंने उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश की और तब मुझे एहसास हुआ उसका वजन 200 से 300 किलो होगा। मैंने जो धक्का दिया वो पत्थर के समान था, हिला तक नहीं। धक्के के कारण मैं पीछे की तरफ गिर गया और गांव वाले कह रहे थे, भाग जाओ, मुकाबला मत करो, भाग जाओ, मुकाबला मत करो। लेकिन मैं भागकर जाता भी तो कहाँ। वो जंगल में तो दोबारा बचने का कोई रास्ता तक नहीं था। मैंने पत्थर उठाया, उसके सर पर मारने लगा, लेकिन उसकी पकड़ इतनी जबरदस्त थी, उसने पकड़ा और घसीट कर मुझे दूर फेंका। लगभग 5 से 6 फुट दूर उड़ाकर फेंका था। मैं जमीन पर गिरा। मेरी कोहनी पर जरा सी चोट आई थी, लेकिन पास पड़े बड़े से पत्थर को, जिसका वजन लगभग 20 से 25 किलो होगा, मैंने हवा में उठाया और उसके सर पर दे मारा। वो पत्थर टकराया उसके सर पर। वो जरा सा पीछे की तरफ हुआ, लेकिन जैसे ज्यादा असर उस पर हुआ ही नहीं। अगर किसी इंसान के सर पर इतना बड़ा पत्थर मारा जाता, शायद वो मारा जाता, लेकिन ये जिंदा नहीं हो सकता। पहले से ही मरा हुआ होगा, बिना आंखों वाला मुर्दा जो मेरे पीछे पड़ा था। मैंने लकड़ी उठाकर मारने की पूरी कोशिश की। एक तेज धार लकड़ी मैंने पेट में घुसाने की कोशिश की, लेकिन जरा सी घुसी, ज्यादा खून नहीं निकला। लेकिन उसकी पकड़ में जब मैं आता, वो इतनी जोर से धक्का देता, इतनी जोर से मुक्का मारता, मेरी हड्डियां टूटने की कगार पर आ रही थी। वो बस मुझे पकड़ने वाला था। मुझे लगा अब इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं। भागूंगा तो कहाँ भागूंगा, गांव के पास ही था। मैंने गांव की तरफ देखा था। वो औरतें कह रही, इसे मारा नहीं जा सकता, तुम हाथों से लड़कर इसे नहीं मार सकते। अगर इसका सर धड़ से अलग कर दो तो ऐसे मुर्दे को खत्म किया जा सकता है। हमने ये हल्दी अपने इन इलाकों की तरफ लगा रखी है। ये हद से अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तुम भी नहीं आ सकते।
भाग जाओ। मैंने कहा मैं भाग कर जाऊंगा कहाँ, जंगल में तो फिर से मारा जाऊंगा। मैं उनसे बातें कर रहा और पीछे से मुझे उस मुर्दे ने पकड़ लिया। जब उसने मुझे पकड़ा, इस बार वो मुझे कहीं फेंकना नहीं चाहता था। वो मुझे पकड़कर मौत के घाट उतार देना चाहता था और मेरे पास बचने का कोई रास्ता तक नहीं। मैंने उसका सर पकड़ा, खींचने की कोशिश की, मैंने अपने नाखून गड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे जैसे कोई दर्द हो ही नहीं रहा। मैं क्या करता? मैं चीखने लगा था। उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। गांव वाले मेरी मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी एक औरत ने भागकर एक आदमी से वो तलवार छीनी जो ज़्यादा बड़े आकार की नहीं थे। उसने वो तलवार मेरे करीब फेंकी और कहा, इसका सर धड़ से अलग कर दो, यही तरीका है। गांव वाले उस औरत को पीटने लगे थे कि उसने एक हथियार बाहर फेंक दिया, लेकिन वो मेरी जान बचाना चाहती थी। मैंने भी किसी तरह उसकी पकड़ से ज़रा सा खुद को छुड़ाया। उसने मेरी टांग पकड़ रखी थी, मुझे उल्टा लटकाया हुआ, लेकिन वो तलवार मेरे हाथ में जैसे ही आई, वो हल्की सी तलवार थी, बड़ी तेज धार तलवार, और मैंने उसकी एक टांग को काट डाला। जैसे मक्खन की तरह टांग को काटा था उस तलवार ने। मेरे अंदर पूरी शक्ति थी कि मैं ये कर पाता। जैसे ही एक टांग कटी, वो एक तरफ गिर गया, लेकिन उसने अपनी पकड़ कमज़ोर नहीं की। वो दोनों हाथों से मुझे फेंकना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी एक बाजू काट दी। वो एक बाजू से भी मुझे जैसे मार रहा। उसका मुक्का भी बड़ा ज़बरदस्त था। उसने मुझे दूर फेंका और फिर से एक टांग और एक बाजू के सहारे ही मेरी तरफ लंगड़ाकर भाग रहा। मैंने उसकी दूसरी टांग भी काट दी। उसे कोई असर नहीं हो रहा, एक बाजू से ही घिसटकर मेरी तरफ आ रहा, और मेरे पास अब एक ही रास्ता था, जैसा कि उन गांव वालों ने बताया था, उसका सर धड़ से अलग करना होगा। मैंने वो तलवार उसके सर के बिल्कुल करीब से इतनी तेजी से गुजारी, मुझे लगा जैसे मैं सही जगह तलवार मार ही नहीं पाया, लेकिन वो तलवार इतनी तेज धार थी, उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैसे ही उसका सर जमीन पर गिरा, वो धीरे धीरे राख बनकर जलने लगा। वो राख हवा में उड़ने लगी थी, लाल रंग की वो रोशनी निकली और धीरे धीरे वो गायब हो गया। मैंने उसे मार डाला था, एक जिंदा लाश जो मुझे मारना चाहती थी, और गांव वाले बड़े खुश थे। उन्होंने कहा, तुमने आखिर करके दिखाया। कम हिम्मत होती है हम में ऐसे गांव के बाहर लड़ने की, लेकिन तुम हिम्मत वाले हो और तुमने वो कर दिखाया। तुम अब यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हारी सुगंध ले लेते हैं, जिंदा इंसानों को सूंघ सकते हैं, उसका पीछा करते हैं, फिर मारने की कोशिश करते हैं। मैंने गांव वालों से हाथ जोड़कर कहा था, मेरी मदद करो। मैं बस छिपने के लिए नहीं आया, मैं बचने के लिए नहीं आया। मैं आपके गांव के अंदर आकर आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, ना पर बोझ बनना चाहता हूं। मैं यहाँ आया ही उस रहस्य को सुलझाने के लिए हूँ। इसीलिए मुझसे बात करो, मुझे जो बता सकते हो बताओ। मैं गांव के अंदर नहीं आऊँगा और शायद अंधेरे में ही जंगल में जाऊँगा। बस आपसे उधार ले रहा हूँ ये तलवार, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। उन्हें यकीन ही नहीं था मैं ये करने वाला था अपनी मर्जी से। उन्होंने हामी भर दी कि ये तलवार तुम्हारी। मैंने उनसे पूछा, मुझे बस ये बताइए, क्या मुझे बस उस जंगल में रहना होगा और मैं गायब हो जाऊंगा? जो मेरे साथ होगा वो तो मेरी नियति होगी, लेकिन क्या मुझे सच में बस जंगल में ही रहना होगा या कुछ करना भी होगा? ये बात सुनकर वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मसीहा आ गया हो। बिना डरे उस जंगल में जाने के लिए मैं तैयार था, और उन्होंने भी बताया, ये जंगल बड़ा भयानक है, यहाँ लाशें नजर आती हैं, ऐसे लोग जो मरे हुए हैं लेकिन उनके शरीर यहाँ चलते हैं, लोगों को मारते हैं। ऐसे धुंधले प्रेत भी नजर आते हैं जो हमला करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मुर्दों की सेना से मुकाबला करना। लेकिन उस जंगल में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ अंधेरा नहीं होता, जहाँ धुआं नहीं होता, और कहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ है जिससे ये राज का पता चल सकता है। हमारे गांव में कई लोगों ने कोशिश की उस जगह पर पहुंचने की। आखिर ये मुर्दे निकलते कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं?
सच का पता लगाया जा सके। लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया। जो जंगल में गया वो वापस ही नहीं आया। मैं अब जान चुका था और उन्होंने मुझे खास तौर पर वो दिशा भी बताई, कहाँ वो इलाका मिलेगा जहाँ धुआं नहीं होता, रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ से ऐसे मुर्दे निकलते हैं। यह पता लगने के बाद उनसे बचने के तरीके भी मैंने जाने थे। हल्दी से ऐसे प्रेत जो धुंधले होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं, वो डरते हैं। हल्दी एक बड़े से झोले में डालकर उन्होंने मुझे दी थी। मैंने वो झोला अपनी पीठ पर टांगा, उधार की वो तलवार अपने कमर पर बांधी और चलने लगा था उन्हें अलविदा कहकर उस जंगल की ओर। हर कोई मुझे जैसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा, तुम कर सकते हो, लेकिन तुमने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? ये उनके शब्द जिसका मैं जवाब देता भी तो क्या देता। मैं ये नहीं जानता था ये इलाका कौन सा है, ये जंगल कौन सा है। मैं बस उस राज को सुलझाने के लिए आया था। मैं बढ़ने लगा उस जंगल के अंधेरे कोनों की तरफ। उस घने जंगल में जैसे जैसे मैं घुसता जा रहा था, वहां हल्की हल्की सी चांद की रोशनी थी। ज्यादा दूर तक मैं देख भी नहीं सकता था और बाकी बची वो धुंध जैसे पेड़ों तक को छिपा रही थी। मैं पेड़ों के करीब से गुजरता, कभी कभी वो धुंध इतनी तेज होती कि मैं वहां कुछ देख नहीं पाता और पेड़ों से टकरा जाता। जैसे ही मैं पेड़ों से टकराता मैं सहम सा जाता, कहीं कोई मुर्दा मेरे सामने तो नहीं आ गया। लेकिन मुझे एक बात का सुकून भी था, शायद ये धुंध के कारण मैं भी किसी को नजर ना आऊं और शायद किसी तरह बचने का तरीका भी मुझे मिल जाए और उस जगह तक मैं पहुंच जाऊं। रास्ता काफी लंबा होने वाला था। कुछ समय मैं चलता रहा और अचानक वैसी ही मुर्दे की आवाज, जैसी आवाज मैंने पहले सुनी थी, बिल्कुल वैसी ही आवाज, और मैं इस आवाज को पहचान गया था। मैं सहम सा गया, पेड़ के पीछे छिप गया और वो आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मैं दिशा पहचान पा रहा था कि वो मुर्दा किस तरफ से आ रहा है, इसीलिए पेड़ के पीछे से हल्का सा सर बाहर की तरफ निकालकर झांकता हुआ देख रहा। धुंध की चादर को चीरता हुआ एक मुर्दा जिसकी आंखें नहीं थी। मैं हैरान हो गया। मैं उस चेहरे को भूल नहीं सकता जो मैंने पहले देखा था, जैसे किसी की लाश को जादू से जिंदा कर दिया गया हो और उसकी आंखें निकाली गई हो। वो मुर्दा जैसे बिना आंखों के भी देख पा रहा हो और ये उसकी हूबहू नकल जैसा था, बिल्कुल जैसे उसका जुड़वा भाई हो, और कपड़े भी बिल्कुल वैसे जैसे सूंघ लेता है। ये मेरे पीछे पीछे आने लगा था, लेकिन ये वो नहीं हो सकता। उसके तो मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वो खत्म भी हो गया था, लेकिन ये भी जैसे पहचानता था कि मैं पेड़ के पीछे हूं। वो मेरा पीछा करने लगा और मैं पीछे की तरफ हटने लगा था। मैं बस उससे बचना चाहता था, तो मैंने भागना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता मैं किस दिशा में भाग रहा था, लेकिन भागता भागता मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां मुझे लगा वो आवाज आना बंद हो चुकी है। तब पेड़ के नीचे मैं बैठ गया और सांस लेने लगा। मुझे लगा शायद मैं उससे दूर निकल आया हूं और उससे बचने का तरीका भी यही है। ये धुंध जो हर तरफ घिरी हुई है मेरी सुरक्षा भी कर रही है। इसमें छिपता छिपता मैं जिस तरफ भी भागूंगा उनसे बच ही जाऊंगा। मैं जमीन पर बैठा था, उस तलवार को हाथ में पकड़कर इंतजार कर रहा, कहीं कोई और सामने से ना आ जाए, किसी तरफ से कोई आवाज ना आ जाए। लेकिन कोई आवाज नहीं आई और पीछे से दो हाथ निकले और उसने मुझे पकड़ लिया पेड़ के साथ। वो ताकत का आभास मैं कर सकता था। मुझे ऐसे जकड़ा था कि मैं हिल तक नहीं पा रहा, लेकिन ये मेरी किस्मत थी कि तलवार मेरे हाथ में थी और जैसे ही एक तरफ से तलवार मैंने उन उंगलियों पर मारी जिसने मेरी बाजू पकड़ रखी थी, दाईं तरफ वाला वो हाथ बिना उंगलियों के ज्यादा देर मेरी बाजू को पकड़ नहीं सकता था। और उसके बाद मैंने वो तलवार दूसरे हाथ में ली और दूसरी बाजू को ही धड़ से अलग कर दिया। यह वही मुर्दा था, जैसे बिना आवाज किए मेरे करीब आ गया, मुझे पकड़ लिया। मेरी किस्मत थी कि मेरे पास वो तलवार थी। मैंने उसकी एक बाजू काट डाली, एक हाथ की उंगलियां काट डाली। उसे कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था।
मैंने वो तलवार इतनी तेजी से घुमाई, उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया था। उसका हाथ तो कटा ही कटा, उसके साथ ही उसका सर भी धड़ से अलग हो गया। जमीन पर वो लाश गिरी और धीरे धीरे लाल रंग का धुआं, लाल रंग की रोशनी छोड़ती हुई वहां जैसे राख के रूप में पहुंच गई। मैंने उसे मार डाला था, तब जाकर मुझे अच्छा महसूस हुआ। लेकिन मैं ये जानता था, ये जो रात शुरू हो चुकी है, इसका अंत बड़ा लंबा होने वाला है। यहाँ शायद मुझे इन मुर्दों के साथ साथ और शक्तियों का भी मुकाबला करना होगा। मैंने उस तलवार को लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैं दिशा की पहचान अब चांद से आसानी से कर पा रहा था। जहां पर भी मुझे चांद नजर आता, वहां से मैं दिशा का पता कर पाता, और मैं जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाना चाहता था। अचानक फिर से वैसी आवाज, जैसे वैसा ही एक और मुर्दा मेरे पीछे पड़ गया। हूबहू वैसा, जैसे क्लोन बनाए गए हो, बिल्कुल वैसे मुर्दे। मैं सिर्फ एक से बचना जानता था, लेकिन धीरे धीरे आवाजें बढ़ी और मैंने देखा 5 से 7 वैसे मुर्दे तेजी से भागते हुए मेरे करीब आने लगे। मैं तलवार को तेजी से घुमाता, किसी की बाजू अलग हो जाती तो किसी का पूरा हाथ, किसी का जैसे सर भी अलग होता, लेकिन फिर भी बाकी मुझे पकड़ने की कोशिश करते। मैं जानता था वो कितने ताकतवर हैं, क्या कर सकते हैं। तो मुझे अब उनसे बचने के लिए कोई और तरीका अपनाना था। सीधे सीधे मैं लड़ नहीं सकता। अगर किसी ने वो तलवार पकड़ ली, उसके बाद उन्हें हराना असंभव के समान होगा। तो मुझे कोई ऐसा तरीका अपनाना होगा कि मैं उससे दूरी बना पाऊं। मैं एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा, और कमाल की बात, वो ताकतवर थे क्योंकि उनका वजन भी ज्यादा था, जैसे 150-200 किलो के। वो मोटे पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ना मेरे लिए आसान था, उनके लिए नहीं। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। वो 15-20 हो चुके थे और जमीन पर जैसे पहुंचे पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। बार बार अपने नाखूनों को, अपनी उंगलियों को पेड़ के बीच गड़ाने की कोशिश करते ताकि पेड़ को हिला पाएं। मैंने पेड़ का चुनाव ऐसा किया था जो पेड़ को काटा ना जा सके, हिलाया ना जा सके। वो ताकतवर हैं, ऐसा कर सकते हैं, मैंने पहले ही सोच लिया था। पेड़ के ऊपर चढ़ा। मैं अब उनसे बचने के तरीके अपनाना चाहता था। वो तो नीचे से हर कोशिश कर चुके, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। मैं नीचे ना जाऊं तो मुझे नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन इस तरह पेड़ पर चढ़े चढ़े मैं पूरी रात बिता दूं तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्या ये मुझे छोड़ेंगे या हमेशा ऐसे रहेंगे? ये तो मुर्दा हैं, मुझे भूख प्यास लगेगी, मैं तो उससे मर जाऊंगा। मुझे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। मैं शायद हार मान जाता अगर मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा ना आया होता। उसे बचाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं उसे बचा सकता हूं तो मैं उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। वो मेरे अंदर शक्ति पैदा करने की एक किरण बनकर आई थी। उसका चेहरा मुझे दोबारा तरोताजा कर चुका था और मेरे दिमाग के चलने की रफ्तार भी तेज होने लगी थी। मैं उस जगह जाऊंगा, मुझे इस राज से पर्दा भी उठाना है और सबसे पहले इन मुर्दों से खुद को बचाना है। वो पीपल का पेड़ काफी ज्यादा बड़ा था और उसकी टहनियां बड़ी दूर दूर तक जाती थी। वो मोटी मोटी टहनियां जिस पर मैं चल भी सकता था। एक टहनी पर चलकर मैं दूसरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। मैंने देखा नीचे से वो लाशें भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ने लगी थी। अब उनकी संख्या बढ़ नहीं रही थी, वो 15-16 के करीब ही थे। बार बार नीचे से मुझे पकड़ने की कोशिश करते कि मैं बस गिर जाऊं और वो मुझे पकड़कर मौत के घाट उतार दे। नीचे उतरा तो इतने लोगों का मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मैं टहनी से चलते चलते एक बरगद के पेड़ पर पहुंचा। बरगद के पेड़ के काफी नीचे तक आ गया। मैं उनकी पहुंच के करीब था। मैं अब उनसे बचना भी चाहता था, उन्हें मारना भी चाहता था। तो मैंने क्या किया, वो बरगद के बड़े पेड़ की वो लटों के ऊपर से इधर उधर भागना शुरू किया। पेड़ के ऊपर ही वो इधर उधर बिखरने लगे और उन्हें लगा मैं किसी दिशा में भी भाग सकता हूँ। वो भी बड़ी चालाकी से, कोई किसी पेड़ के करीब पहुंच गया, कोई किसी पेड़ के करीब। बिखर चुके थे ताकि अगर मैं गिर भी गया तो वो मुझे जाने ना दे। लेकिन ये उनकी गलती थी, वो अकेले अकेले हो गए। शायद किसी भी स्थिति में मैं इतना हिम्मत वाला ना बनता अगर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने ना आया होता। अपने प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। एक बरगद की ऐसी ही एक लट को पकड़कर
मैं नीचे लटका और तलवार से एक मुर्दे का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही मैं घूमकर वापस आने लगा, एक और मुर्दा करीब आ रहा, उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया। इस तरह दोबारा टहनी को पकड़कर मैं ऊपर चढ़ गया। 2 को ऐसे मारा और उसके बाद वो नीचे आने लगे पकड़ने के लिए। मैं ऊपर से ही तलवार को घुमाता, इस तरह उनके सर धड़ से अलग करता, बार बार पेड़ के ऊपर चढ़ता। वो जैसे ही एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पेड़ के ऊपर आने लगते, मैं ऊपर से बाजू समेत सर को धड़ से अलग कर देता। मैं पेड़ के इतने नीचे था कि उनका हाथ नहीं पहुंच पाता, लेकिन वहां कुछ टहनियां थी जिस पर चढ़कर यहां तक पहुंचा जा सकता था। एक एक करके वो उस छोटी सी जगह से निकलने की कोशिश करते, अपने सर को आगे करते और मैं सर धड़ से अलग कर देता। ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे, वो 16 के 16 मुर्दे मैंने वहाँ काट कर रख दिए। हर एक दूसरे की कॉपी, हूबहू एक जैसे थे। लेकिन कुछ समय वो नहीं आए तो मैंने ज़मीन पर पैर रखा और अब मैं जानता था उनकी एक छोटी सी कमज़ोरी है, वो सोच नहीं सकते। जैसे ऐसे बनाए गए हैं कि वो ताकतवर हैं, लेकिन बुद्धि कम है उनकी। मैं जंगल के उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ने लगा। हिम्मत भी मेरी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कई ऐसे मुर्दे मैं मार चुका था और आगे मुझे धुंधला सा प्रेत नजर आया और प्रेत पर मैंने तलवार से वार किया। एक प्रेत को तलवार से नहीं मारा जा सकता, लेकिन हल्दी मेरे पास थी। मैंने अपने कंधे पर हल्दी लगा ली और मैं उस पर हल्दी फेंकता उससे पहले ही उसने हमला किया। मेरे कंधे को छूते ही जैसे धुआं होता है ना आग के ऊपर का, उस पर भी आग लग जाती है कभी कभी, वो ऐसे आग की तरह गायब हो गया, जल गया वो हल्दी से। मैंने वो रास्ते में कई मुर्दे मारे, कई वैसे प्रेत को मारा और मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बिल्कुल धुआं नहीं था। पेड़ों के बीच खाली सी जगह, रोशनी थी वहां, लालटेन लगी हुई आसपास, और वो लालटेन ऐसे जल रही जैसे कोई खास काम हुआ हो। यहाँ रास्ते बनाए गए थे, ज़मीन पर छोटे छोटे पत्थर लगाए गए थे, कीचड़ नहीं था यहाँ, कच्ची मिट्टी का रास्ता नहीं था। मैं उस रास्ते से जैसे निकलते छिपते छिपते आगे बढ़ रहा और आगे मुझे जैसे एक गांव सा दिखा था। वो पुराने टूटे हुए घर और उसके अंदर से निकल रहे कुछ लोग रात को भी कोई खास काम करने पर लगे हुए थे। मैं छिप सा गया था। मैं देखना चाहता था ये गांव के आसपास के वो फट्टे कहाँ हैं। उन्होंने इस जगह को भी सुरक्षित किया होगा ना। अगर इस जंगल में ऐसे शैतान घूमते हैं तो ये गांव वाले भी बचने के लिए वो तरकीब अपनाते होंगे। लेकिन इस गांव को जैसे सुरक्षित नहीं किया गया था, बल्कि उस गांव के अंदर जैसे इस गांव के अंदर हवा में उड़ते हुए मैंने वो प्रेत देखे थे। वो उन लोगों के आसपास ही थे और एक वैसी ही लाश को भी मैंने अपने सर पर लकड़ी के बड़े हिस्से को उठाए हुए देखा। ये देखते ही मुझे लगा कि ये जो गांव के लोग हैं ये इन मुर्दों के साथ, इन प्रेतों के साथ काम कर रहे हैं और ये प्रेत खतरनाक हैं। या तो इन्होंने काबू किया है या हो सकता है ये कारक हैं इन मुर्दों के, इन प्रेतों के। तो जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक मुझे छिपकर रहना चाहिए। पेड़ के पीछे से एक मुर्दा धुंध की चादर को चीरते हुए मेरी तरफ आ रहा। शायद मुझे डरकर भागना चाहिए था, लेकिन मेरे मन ने कहा अगर इसने मुझे पकड़ा, आवाज की तो मैं फंस जाऊंगा। जिस जगह मैं आना चाहता था वहां पहुंच गया और अब यहां कुछ छोटा सा सबूत मिला है, उससे हाथ धो बैठूंगा। मैंने वो तलवार को इतनी तेजी से घुमाया वो जरा सी आवाज कर पाता उससे पहले ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। पीछे से एक और वैसा ही लाश जैसा इंसान निकला, हूबहू वैसा। एक ही क्षण में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसे तो समझ ही नहीं लगी, उसने मुझे देखा तक नहीं था। मैंने उसे पहले ही काट डाला था। जब मैं दोबारा उस गांव के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा, एक गांव वाले ने मुझे देख लिया। मुझे देखते ही वो चिल्लाने लगा और वहां 3-4 गांव वाले भागे भागे मेरी तरफ आ रहे। मैंने तलवार निकाल कर कहा था मेरे करीब मत आना, देखो मैं तुम पर हमला कर सकता हूँ। वो हंसने लगे। तभी पीछे से वो मुर्दे जो मुझे पकड़ना चाहते थे
वो भारी संख्या में आने लगे। वो 10 से ज्यादा थे और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं तलवार तो तभी घुमा पाता ना अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिलती। बाजुएं भी खुल नहीं पा रही। चारों तरफ से उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मुझे बीच में भींच लिया था। मेरी तलवार तक हिल नहीं पा रही थी। मेरी वो तलवार उन्होंने छीनी और मुझे जकड़ लिया। मुझे लगा था वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन तभी गांव वालों ने कहा, मारना मत इसे, ये यहाँ पहुंच गया है, शायद अब हमारे लिए काम ही करे, अब ये कुछ और कर भी नहीं पाएगा। उन्होंने तलवार छीनी और मुर्दों ने मुझे मारा नहीं, लेकिन घसीट कर वो मुझे एक ऐसी जगह ले जाने लगे जहां शायद मुझे कैद करने वाले थे। वहां पास में एक बड़ा सा झोंपड़ा बनाया था, मोटी लकड़ी का। वह सलाखें लगाई, जेल की तरह बनाया हुआ, बिल्कुल गांव के बीच, और मुझे उस पिंजरे में डाला। वो जेल सी बनाई हुई, पिंजरे के समान। वहां कई और लोग थे जो मुझे देखकर पहले तो डर रहे, लेकिन मैंने उनसे सवाल करना शुरू किया, क्या तुम्हें भी कैद किया है? क्या तुम इस गांव के रहने वाले हो? उन्होंने कहा, हम इस गांव के नहीं हैं, हम अपने घर से बाहर आए थे, इस जंगल में भटके और पकड़े गए, हर किसी की अलग कहानी। मैंने उन्हें वो गांव के बारे में बताया जहां हड्डियां जानवरों की लगाई गई हैं। एक उस गांव से था, भटक कर निकला था बदला लेने अपने भाई का, लेकिन वो भी पकड़ा गया और उसका भाई कहाँ है उसे नहीं पता था। लेकिन यहाँ इस पिंजरे में, ये जेल से एक एक आदमी को ले जाया जाता है और शायद उसकी बलि दी जाती है या कुछ ऐसा किया जाता है कि वो वापस नहीं आता, और यहाँ राज राज बनाए रखा जाता है। मैंने उन लोगों से पूछा था, यहाँ वो जो मुर्दे हैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उसके पीछे का राज क्या है? उन्होंने कहा, पता नहीं, वो पीछे वाली जो गुफा है ना, वो जमीन के अंदर की तरफ जाती है, वहीं से वो निकलते हैं, बढ़ते जाते हैं, और वो प्रेत भी वहीं से निकलते हैं। उसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता। हमसे वो मजदूरों की तरह काम करवाते हैं, जिंदा रखते हैं, खाने को देते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर से किसी को लेकर जाते हैं उसके बारे में किसी को नहीं बताते। हम यहाँ से भाग नहीं सकते, जंगल में जाएंगे तो वो मुर्दे मार देंगे, वो प्रेत मार देंगे, भागने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए बस हम अपनी नियति का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, आप सब कुछ करते क्यों नहीं? आपको पता है ना, सर कटने के बाद वो मुर्दे मारे जाते हैं। अगर उन मुर्दों को खत्म कर दिया जाए तो ये देखो, मेरे कपड़ों के अंदर मैंने हल्दी का ये पैकेट छिपा रखा है, इससे वो प्रेतों को निपटा सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रेतों को तो निपटा देंगे, लाशों को निपटाना मुश्किल होगा, तलवारें ज्यादा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, और वो खाते जाते हैं, खत्म नहीं होते और बढ़ते जाते हैं। उनकी वो सेना का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मुझे तरीका पता था कैसे यहाँ उनसे बचा जा सकता है। और गुफा में क्या है, कैसे ये वहां से निकलते आ रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले। उनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो जो गांव वाले हैं ना, वो रात को काम करते हैं, दिन के वक्त सो जाते हैं अपने घरों के अंदर, कुछ रात को करते हैं, लेकिन वो जो मुर्दे हैं वो दिन रात यहाँ घूमते रहते हैं। वो इस जेल के अंदर नहीं आते, और कभी कभी जेल से लोगों को बाहर निकलने का मौका मिलता है, जंजीरों में बंद कर। मैं एक तरीका जान गया था जो इस्तेमाल किया जा सकता था। ये जो पिंजरा था, इसके ऊपर एक खिड़की थी, वहां से अगर कोई अपनी बाजू लटकाए तो वो मुर्दे जैसे सुगंध ले सकते थे इंसान की, वो भागने की कोशिश करते, पिंजरे के अंदर वो कुछ नहीं कर पाते थे। यह तरीका था उन्हें यहाँ पर लाने का। मैं इस तरह एक आइडिया लगा चुका जो दिन के वक्त हमें अपनाना था। वो गुफा में जाने के लिए मैंने उन्हें तैयार कर लिया। मरना तो है, मेरा साथ दो या पिंजरे में अपनी बलि का इंतज़ार करो। उन्होंने हामी भरी। वो 15 लोग थे, मैं उन्हें एक साथ कर चुका था। जैसे ही दिन की रोशनी हुई, मैंने अपनी बाजू बाहर की तरफ लटकाई। एक रोशनदान से एक मुर्दा मेरी बाजू को सूंघता सूंघता करीब आ गया। वो मेरी बाजू पकड़ने ही वाला था, मैंने अंदर की तरफ कर ली। उसके बाद वो आगे जाने लगा, फिर से मैंने बाजू लटकाई। वो बार बार करीब आने लगा और मैं बस उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। मैंने पास में पड़े वो लकड़ी के कुछ हिस्सों को वो लोगों को पकड़ाया और वो उसकी आंखों में, शरीर में मारने लगे और वो गुस्से में आ गया।
मैंने बाजू उस रोशनदान के करीब रखी थी जहां लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें लगी थी। वो इतना गुस्से में लोहे की सलाखें खींच डाली उसने पिंजरे से अलग कर डाली। वो इतनी बड़ी जगह थी जहां से निकला जा सकता था और बस हम चुपचाप अंदर बैठ गए, इंतज़ार करने लगे सही समय का। जैसे ही वो मुर्दा थोड़ा सा दूर गया, ये मौका हमारे पास था। यहाँ से निकलना संभव था, लेकिन एक मुर्दा जो इतना ताकतवर है उसका इस्तेमाल करके कोई इस तरह सलाखें बाहर की तरफ तुड़वा भी सकता है, कोई नहीं सोच सकता था। एक एक करके हम उस जगह से बाहर निकलने लगे, लेकिन वो मुर्दे दूर से पहचान गए थे। वो धीरे धीरे करीब आने लगे। वो लोग कह रहे अब हम क्या करें। मैंने कहा मेरी तलवार इन्होंने पकड़ी थी और मैंने उस घर के अंदर वो तलवार देखी ले जाते हुए। मैं सीधा उस घर के करीब से भागा। मैं एक खिड़की से अंदर झांक पा रहा। वहाँ कई तरह के हथियार रखे थे और कोई अंदर मौजूद नहीं। दरवाज़ा खोल एक एक तलवार कुल्हाड़ियाँ वो लोगों ने पकड़ ली और वो मुर्दों के सर काट रहे थे। कुछ सर के अंदर भाले घुसा देते तो कुछ कुल्हाड़ियों से काटते। मुर्दों का इलाज हो रहा था। हल्दी से मैं वो प्रेतों को भगा पा रहा, लेकिन कुछ शोर हो रहा। जब तक गांव वाले बाहर निकलते हम उस गुफा की तरफ भागे। वो लोग मेरे साथी थे, डरकर यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा बचने का कोई रास्ता नहीं है, जंगल में पकड़े जाओगे। हमें ये राज का पता लगाना है। हर चीज़ की कमज़ोरी होती है। मैंने एक पिशाच जादूगर की भी देखी है, तो इसकी कमज़ोरी भी होगी ये राज की। हम गुफा के अंदर घुसे और अंदर घुसते ही वहाँ पड़ा था एक ताबूत के ऊपर लगाया गया एक आईना, और आईना वही था जो प्रतिरूप बनाता था। आपका उल्टा प्रतिरूप। आप अच्छे हैं तो बुरा निकलेगा, आप बुरे हैं तो सामने अच्छा निकलेगा, जो आपसे मुकाबला करने के लिए होगा। और नीचे लिटाया गया एक अजीब सा शैतान, जिसके सीने में एक खंजर गड़ा था। शायद उसकी आँखों के पास जो पट्टियाँ बांधी गई, वो पट्टियों को खोला जाता होगा और सामने आईने से वो लाशें निकलती होंगी जो उन्होंने बनाई हैं सुरक्षा के लिए। मैं जान गया था यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन गांव वाले ये सब कर क्यों रहे हैं, बस ये जानना था। गांव वाले भी अब उस गुफा में घुसने लगे थे, लेकिन मेरे साथियों के पास हथियार थे। वो मुकाबला कर रहे। जैसे जैसे वो लाशें, वो प्रेत अंदर आने लगे, हमारे पास इतनी हल्दी नहीं थी उन प्रेतों को रोकने के लिए, लेकिन मैं जानता था वो आईना तोड़ने के बाद शायद उनके और प्रतिरूप ना बनाए जा सके। मैं वो तलवार को लेकर आईने के पास पहुंचा और गांव वाले थर थर कांपने लगे। वो नहीं चाहते थे कि मैं उस आईने को तोड़ूं। मैंने उनसे पूछा, क्यों बना रहे हो इन लाशों को, बताओ मुझे क्यों बना रहे हो। उन्होंने कहा, सुरक्षा के लिए। हर गांव वाले ने हमें बहुत परेशान किया था। हमें गांव से निकाला गया, इस जगह पर छोड़ा गया जहां कुछ नहीं था। हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जाता था। तो हमने एक ऐसे शैतान को ढूंढा जो आईने के साथ दफन था, इसके प्रतिरूप बनते थे, और हमने उन्हें आज़ाद कराया तो वो हमारे गुलाम थे। इसी के साथ वो प्रेत भी इसके शरीर से निकलते हैं। हर रात के अंधेरे में एक प्रेत बाहर आता है जो हमारी बात मानता है, इलाके की सुरक्षा करता है। आस पास से अब इस जंगल में कोई नहीं आ सकता। पूरा जंगल हमारा है, हम जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। हम लोगों को कैद करते हैं ताकि यहाँ का डर बना रहे। और ये वो शैतान है जिसे धीरे धीरे जिंदा करने का तरीका ढूंढना है हमें। वो धीरे धीरे करीब आ रहे थे। वो जो लाशें थीं वो करीब, वो प्रेत करीब, सब हंस रहे थे। हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। सब लोगों की आस मुझ पर थी। मैं धमकी दे रहा, आईना तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा, आईना तो तोड़ दोगे, जो बचे हैं इन्हें कैसे मारोगे। मैं भी घबराने लगा था। राज तो जान गया था, लेकिन वो कड़ी कौन सी है जो इस राज की अहम है। मैं सीधा वो तलवार को जैसे ही आईने पर मार बैठा, आईने के हिस्से जमीन पर गिर गए थे और धीरे धीरे वो लाश जैसे हिलने सी लगी थी। मैं पीछे हुआ और वो तलवार से क्या किया जा सकता है
मैं नहीं जानता था, लेकिन वो खंजर देख मुझे ध्यान आया। ये बिल्कुल वैसा खंजर था जैसा वो पिशाच जादूगर के घर से लिया था, दिखने में वैसा। तो क्या ये वो अहम कड़ी है? मैंने जैसे ही वो खंजर वो ताबूत के शैतान से निकाला, उसके शरीर पर मांस भरने लगा और वहां जितनी लाशें थीं, जितने प्रेत थे, एक झटके में राख बन गए। उसके बाद वो गांव वाले खुद डरने लगे थे। हमने जो किया था शायद उससे वो डर रहे थे। उसे बचाने की तरकीब, उसे जिंदा करने की तरकीब वो जानना चाहते थे, लेकिन खंजर मैंने निकाला था जिसकी हिम्मत वो नहीं कर पा रहे थे। वहाँ वो बाहर की तरफ भागने लगे। वो मेरे साथी भी हथियारों को लिए खुशी मना रहे, लेकिन वो गांव वालों को भागते हुए देख मुझे लगा था कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो शैतान ताबूत से निकला, मेरे करीब आने लगा। मैं वो खंजर दोबारा उसके सीने में गड़ा देना चाहता था, लेकिन उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया और कहा, रुक जाओ, दोबारा मत मारना। वो मेरे शरीर का फिर से इस्तेमाल करेंगे, मैं फिर से मुर्दा हो जाऊंगा। वो बात करना चाहता था, और चाहे कोई भी दुश्मन हो, बात ज़रूर करनी चाहिए। आप सौदा कर सकते हैं। मैंने उसको कहा, तुम हम में से किसी को मत मारना। अगर तुमने हम पर हमला किया तो मैं इस खंजर का इस्तेमाल करूंगा और दोबारा तुम्हें उस ताबूत में काट दूंगा। उसने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा मैं कोई शैतान हूँ जो सबको मारने लगेगा? जैसे कि मेरे प्रतिरूप यहाँ नजर आ रहे थे, वो मेरे प्रतिरूप थे, मेरे उल्टे। मैं इतना बुरा नहीं जितने वो थे। मेरी आंखें सही से काम नहीं करती, लेकिन मैं देख सकता हूँ। ये मेरी शक्ति है। लोग मुझे शैतान कहते थे, इसीलिए मुझे इस खंजर से पत्थर का रूप दे दिया गया और बाद में उस आईने से शायद मेरे प्रतिरूप बनाए गए। मैं जिंदा होने का इंतजार कर रहा था। खंजर के निकलने के बाद मैं बच जाता और हर कोई जो मेरा इस्तेमाल कर रहा था मैं उसे मार डालता। वो गांव वाले शायद मुझे बुरा बनाकर जिंदा करना चाहते थे ताकि मेरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाएं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह खंजर तुम अपने पास रखो। शायद ये तुम्हारा हिस्सा महसूस हो रहा है मुझे। मैं शक्तियों को महसूस कर सकता हूँ। तुम कुछ काम करने के लिए आए हो, यहाँ के नहीं हो तुम। मैं बिना आँखों से भी पहचान सकता हूँ, और ये खंजर जिसकी तुम्हें ज़रूरत है ये तुम्हारा ही हिस्सा है। वो खंजर मेरे हाथ में, जिसे देखकर मैं आभास कर पा रहा था उससे निकलने वाली रोशनी, ये वो कड़ी थी जो कड़ी मेरी प्रेमिका को जिंदा कर सकती थी। और वो शैतान जिसके जिंदा होने से मुझे डर था, वो असल में रक्षक था गांव वालों का। वो गांव वाले जो गुफा के बाहर थे कहाँ भाग गए किसी को नहीं पता। वो लाशें शायद उस जंगल में दोबारा नहीं निकलेंगी, ना वो प्रेत। अब वो आदमी जो बिना आंखों के देख सकता था, वो इस जंगल में लोगों की सुरक्षा करने वाला था। वो लोग भी अपने अपने गांव की तरफ जाने लगे, और सुरक्षित गांव जहां कोई बुरा आदमी जंगल में रह नहीं सकेगा। लेकिन वो ताबूत से निकला अजीब सा आदमी मुझे जाने को कह रहा। मैंने कहा, मैं इस खंजर से कहाँ जाऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जहां से आया हूं मैं वहां वापस कैसे जाऊंगा? और उस आदमी ने कहा था, महसूस करो इस शक्ति को, ये तुम्हारी ही है, ये तुम्हारे लिए बनी है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये तुम्हारे लिए बनी है। इसको आभास करो। वो चीज़ जो तुम्हें इससे जोड़ती है उसका आभास करो। जैसे ही आंखों के सामने मैंने अपनी प्रेमिका का चेहरा देखा, जैसे उस जंगल से गायब होकर मैं उसी जगह पहुंच गया था। वो दुनिया उस लड़की की, और वो खंजर मेरे हाथ से गायब था। सामने पड़ी थी वो किताब, और मैं मायूस होकर बैठा। क्या मैंने वो काम कर दिया? कहाँ है वो? वो जिंदा नहीं हुई, कहाँ है वो? अचानक उस लड़की की वो प्यारी सी आवाज़, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। उसकी वो आवाज़ सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा, तुम कहाँ हो? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? उसने कहा, मेरे हिस्से अब तक जुड़े नहीं हैं। तुम एक हिस्सा ले आए, मैं अब यहाँ पहुँच गई, लेकिन मेरी सिर्फ आवाज़ सुन सकते हो। एक एक हिस्से को तुम्हें उन कहानियों से लाना होगा।
मैं तभी जिंदा हो सकती हूँ, पूरी जिंदा मैं तभी हो सकती हूँ। तुम्हें वो खतरा उठाना ही होगा, मुझे बचाना ही होगा। मुझे खुशी थी, वो बच चुकी थी। उसे पूरे रूप में लाना मेरा फर्ज था। और वो कहानी मैंने उस किताब में जो खुद जी कर आया था वो लिखी। मैं मिस्ट्री राइटर हूँ, राज की कहानियाँ इसीलिए लिखता हूँ। और मेरी वो प्रेमिका जिसकी आवाज़ सुन सकता था, आज उसका नाम भी जान पाया था, छाया। उसने खुद बताया था और मैं पूरी रात उससे बातें करता ही रहा था। और शायद मैं उस किताब के अंदर फिर से जाऊंगा, एक और कहानी को जीने के लिए, एक और राज से पर्दा उठाने के लिए, और एक और कड़ी से जुड़ने के लिए जो छाया को और ज़्यादा जिंदा कर देगा। शायद मैं उसकी झलक भी देख पाऊं। दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और विराट कोशिश करता रहेगा छाया को जिंदा करने की। वो उसके हर राज को ढूंढने की कोशिश करेगा और शायद एक दिन बचा भी लेगा। मैं आपके लिए सीरीज़ के एपिसोड आगे आने वाले समय में लाता रहूँगा। आप अपनी तरफ से ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और आगे आने वाले समय में आप इसके और एपिसोड देखना चाहेंगे या नहीं।